क्लास 10th मोस्ट वायरल क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूं जो कि बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन पहला क्या बोलो, कोई दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है। जो समतल दर्पण होता है ना, वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है एकदम, है ना। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेके अपना नोट्स भी बना सकते हैं। अगर इस वीडियो को पूरा देखोगे तो एक चीज आपको मैं बताऊंगा, वहां उसके थ्रू इसका पीडीएफ भी आपको फ्री में मिल सकता है। सामान्य आंख के लिए दूरबिंदु कितना होता है? दूरबिंदु अनंत। हम सूरज, चंद्रमा, तारे को भी देख सकते हैं, है ना। तो अनंत की वस्तु को देख सकते हैं। अगर निम्नतम होता तो 25 सेंटीमीटर होता। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 2 सेकंड चालक में गुजरने वाले आवेश का मान कितना होगा? तो Q बराबर क्या होता है? IT। ठीक है, Q मतलब आवेश, I हमें क्या दे रखा है? 2 एम्पियर, और समय दे रखा है 2 सेकंड। तो 2 दूनी क्या हो जाएगा? 4। तो आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलम। तो आंसर हो जाएगा 4 कूलम। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वायरल क्वेश्चन पेपर है बच्चों। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने का नियम क्या है? तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम से ना हम प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने का नियम जानते हैं। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम या फिर फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम पर आधारित सब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। कहने निम्नलिखित में से अम्लीय लवण कौन सा है? तो अम्लीय लवण होता है NaHSO4। ये जो है बच्चों अम्लीय लवण है, अम्लीय लवण बोला है। ठीक है, लवण कैसे बनता है? अम्ल और क्षार की क्रिया से अम्लीय लवण बनता है। ठीक है, इसे उदासीन अभिक्रिया भी कहते हैं। ये उदासीन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ये भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, ये जो अभिक्रिया है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखो, ये एल्यूमिनियम एल के साथ क्या गया? O3। ये और ये एक साथ आ गया और ये बेचारा अकेला रह गया, तो इसको इसने प्रतिस्थापित कर दिया। तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है या फिर इसे आप कह सकते हो वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन का परत चढ़ना क्या कहलाता है? एनोडिंग कहलाता है। एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन की परत चढ़ना क्या कहलाता है? एनोडिंग कहलाता है। याद रखिएगा। मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप कैसा होता है? शुद्ध पौधा है तो कैपिटल TT होगा। क्या होगा? कैपिटल TT। स्वपोषी पोषण हेतु क्या आवश्यक होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। तो आंसर हो जाएगा ये सभी, उपरोक्त सभी। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है बच्चों? तो मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमिलेस एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, लार में। अगला प्रश्न जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है, वो है ओम का नियम लिखिए, इसके आधार पर एक नियम ओम को परिभाषित कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है। ओम का नियम क्या होता है बच्चों? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे कि ताप, दाब इत्यादि को परिवर्तित ना करें तो उसके शिरों पर लगाए गए विभवांतर और उसमें बहने वाली विद्युत धारा का मान नियत रहता है। ठीक है, यानी कि आप बोल सकते हैं कि V समानुपाती I होता है। ठीक है, समानुपाती का चिन्ह हटाओगे, यहाँ एक नियतांक R जुड़ जाता है। ठीक है, R क्या होता है? एक नियतांक है जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है V बराबर IR, या फिर I बराबर, देखो R बराबर क्या होता है? V/I, ये जिसे नियतांक कहते हैं। और नियतांक का नाम क्या है? प्रतिरोध। R का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है बच्चों? ओम होता है। अब हमसे बोला है कि 1 ओम को व्यक्त कीजिए। 1 ओम, अगर 1 ओम की बात हो रही ना तो 1 वोल्ट विभवांतर लगेगा और 1 एम्पेयर की धारा बह रही होगी। सीधा ये भी 1 रखना है और ये भी 1 रखना है, इससे ही बात बन जाएगी। याद करने का सिस्टम मत रखो, ये तो बिना ऐसे ही हो जाता है कि यदि किसी परिपथ में एक वोल्टेज का विभवांतर है और 1 एम्पेयर की धारा बह रही है तो उस पर 1 ओम प्रतिरोध लगेगा। ये आप बोल दोगे, ये प्रश्न में बोला गया है, यही हमें लिख देंगे। यदि किसी चालक के शिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर होने पर चालक में से 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है। ये प्रश्न में बोला गया था, आराम से आप लिख देंगे। अगले प्रश्न में आता है कि चुंबकीय बल रेखाओं के 2 गुणधर्मों को लिखें। चुंबकीय बल रेखा भी हमने दिखा दी, थोड़ा बहुत चित्र अगर बना सकते हो तो बनाओगे, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है एग्जामिनर पर। नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है और ये चुंबकीय धाराएं हैं। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, इधर से निकलेंगी और वक्र बनाती हैं। ये वक्र बना रही हैं। ठीक है, और दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती हैं।
चुंबक के भीतर से होते हुए पुनः उत्तरी ध्रुव पर वापस आती है। इस प्रकार चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र के रूप में होती है। इस तरीके से बंद वक्र के रूप में होती है ये, ठीक है। दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ये एक चुंबकीय रेखा है और ये एक चुंबकीय रेखा, ये दूसरे को कभी नहीं काटती। दो गुण बोला था, हमने फट से लिख दिया। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सम्मुख एक 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई उपयुक्त किरण आरेख बनाइए तथा प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। इस टाइप के जो प्रश्न है वो मैंने सब एक एक क्वेश्चन करा रखा है न्यूमेरिकल वन शॉर्ट वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं। तो देखो अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है ना वो माइनस में होती है, ठीक है। कि सम्मुख एक 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है वस्तु, यानी कि जो वस्तु रखी है यूं वो 8 सेंटीमीटर है। हमें क्या नहीं पता, v नहीं पता, तो ये दर्पण है, तो यहाँ लिख देंगे दर्पण सूत्र से, ठीक है ना बच्चों। दर्पण सूत्र से 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u, है कि नहीं। f का मान दे रखा है -16 और v का मान देखो यहाँ रखते हैं ये चीज़ें, और 1/v, u का मान क्या है -8, तो प्लस माइनस -8 हो जाएगा, और ये -1/8 इधर के प्लस का हो जाएगा, ठीक है। लॉ सुबह 16 आ जाएगा, 16 1 कम 16 है, 1 1 कम 1, 8 दूनी 16, 2 1 कम 2, तो ऊपर से बचेगा 2 में से 1 घटाएंगे 1, ये आपका आ गया 16। तिरछे गुणा करेंगे v 1 कम v बराबर 16 1 कम 16। v प्लस का है, यानी कि जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो दर्पण के पीछे बनेगी। प्लस का मतलब पीछे है, माइनस का मतलब सामने, ये आप बोल देंगे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने ढेर सारे करा रखे हैं। अगला क्वेश्चन है किसी उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब है तो किरण आरेख बनाइए, तब प्रतिबिंब के आकार पर टिप्पणी भी कीजिए जबकि वस्तु अनंत एवं 2f के बीच स्थित हो, और सेकंड जो वस्तु लेंस से 2f दूरी पर हो। इसको करोगे 2 नंबर, इसको करोगे 2 नंबर, ठीक है। सबसे पहले उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति आकार तथा प्रकृति लेंस की वस्तु की दूरी पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? दूरी पर। तो देखो पहले वाले का चित्र ये बनेगा, देख रहे हो, देखो वस्तु अनंत और 2f के बीच में स्थित हो, ये अनंत है और ये 2f है, इसके बीच में स्थित है, क्लियर। माना कि एक वस्तु ए बी है, ये जो वस्तु है ए बी मुख्य अक्ष के लंबवत और अनंत 2f के बीच में रखी हुई है। यहाँ पर ए से मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, ये मुख्य अक्ष इसके समानांतर किरणें ए एम लेंस से निकलने पर द्वितीय फोकस क्या है हमारा, ये यहाँ से होकर जाती है। दूसरी किरण ए ओ कहाँ है बच्चों, ए ओ, ये वाली हमारी दूसरी किरण है। तो कुल मिलाकर ये प्रतिबिंब बना देना है आपको, और जो इसका जो होगा ये वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से छोटा होगा। देखो उल्टा क्यों, नीचे बनेगा, और ये जितनी वस्तु थी ना उससे प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, तो ठीक है, ये इसका मेन चीज़ है। यह प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर 2f2 से कम दूरी पर स्थित है और वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। ये इस क्वेश्चन का मेन पार्ट है, ये आपको लिखना ही लिखना है और इस चित्र को बनाना है, भले ये सब लिखो ना लिखो, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जरूर लिखना और ये चित्र बनाना है। अगला पार्ट हमसे बोला गया था कि वस्तु लेंस से 2f दूरी पर स्थित हो, ठीक है, वस्तु लेंस से 2f दूरी पर स्थित हो, यहाँ रखना है वस्तु को ए बी, और हमारा प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, नीचे बन रहा है, और आकार में वस्तु के बराबर होगा, जितनी ये होगी इतनी ही ये होगी, ये लिख देना है और ये चित्र बना देना है, ठीक है। अगले वाले प्रश्न में आ जाते हैं। जैसे ये प्रश्न है ना, मैंने बोला है ना वन शॉट वीडियो मैंने करा रखा है, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कह रहे हैं 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने, अवतल लेंस बोला है, फोकस दूरी तो हमें दिया क्या है, f बराबर -20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर एक वस्तु स्थित है, वस्तु की दूरी यूँ हमेशा माइनस में ली जाती है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और किरण आरेख बनाइए, ठीक है। तो हमें v नहीं पता, ये क्या है, लेंस, तो यहाँ लगाएंगे लेंस सूत्र से, ठीक है बच्चों। ऐसा एक क्वेश्चन हर साल आता ही आता है। लेंस सूत्र से आपको पता है 1/f बराबर क्या होता है, 1/v माइनस 1/u, ठीक है। f का मान तो 20 दे रखा है ना माइनस का, तो यहाँ रख देंगे, v हमें पता नहीं है, और ये माइनस का 1/, इधर रखे क्या हो जाएगा प्लस का मान रखेंगे,
यू का मान क्या है 20, एफ का मान भी -20, तो प्लस माइनस -20, 1/20 लॉस ऑफ 20 ही आ जाएगा। जब नीचे सेम हो 2 बार वैसे का वैसे आ जाएगा, तो -2/20 है कि नहीं। 2 1 कम 2, 2 दूनी 2 1 कम 2 0, तो v 1 कम v, 10 1 कम 10, माइनस है तो माइनस लग जाएगा, यानी कि v का मान माइनस है तो प्रतिबिंब लेंस के सामने बनेगा, लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर दूर बनेगा। ठीक है, उसके बाद आपसे आवर्धन भी निकालना है। आवर्धन m बराबर क्या होता है बच्चों, ये लेंस देखो, ये सूत्र अगर माइनस में है ना तो ये प्लस में हो जाएगा, m बराबर v/u। ठीक है, आवर्धन तो m क्या होगा, v का मान कितना है, v का मान अभी मिला है मेरे को 10 माइनस का, और u का मान मेरे पास कितना -20, तो 10 1 कम 10, 10 दूनी 20, m का मान आ जाएगा 0.5, भाग दोगे ना तो 1 से छोटा है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है बच्चों, वो सब कुछ मैंने एक 1 शॉट वीडियो में करा रखा है, लिंक्स मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में। हर साल आता ही आता है इस टाइप के क्वेश्चन बड़े नंबर में। अगला जो क्वेश्चन हर साल आता है, यानी किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो एक निश्चित ताप पर किसी चालक तार पर प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। आपके पास एक चालक तार है, ठीक है, ये तार है, तार की लंबाई होगी, क्षेत्रफल होगा, है ना, तो तार की लंबाई में निर्भर करता है। देखो किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी प्रतिरोधक भी उसी हिसाब से बढ़ता रहेगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, स्पष्ट है कि तार जितना लंबा होगा प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा, ये लिखना है। फिर तार की मोटाई पर यानी कि क्षेत्रफल पर, किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जितना ज़्यादा क्षेत्रफल होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा। ठीक है, क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा प्रतिरोध उतना कम होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, मतलब क्षेत्रफल ज़्यादा होगा प्रतिरोध कम होगा, क्षेत्रफल कम होगा प्रतिरोध ज़्यादा होगा। ठीक है, जितना मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। ये सेकंड पर आ गई समीकरण। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आता तार के पदार्थ पर। विभिन्न पदार्थों के तार समान लंबाई समान मोटाई के खींचे जाएं तो उनके प्रतिरोध भिन्न भिन्न होंगे। जैसे कोई एल्यूमिनियम का है, कोई गोल्ड का है तार, तो हर का जो उसके पदार्थ पे भी उसकी प्रतिरोधकता निर्भर करती है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें। और तार के तापमान पर, तार का ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे ताप बढ़ेगी प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो इन 4 कारकों पर निर्भर करता है, ये एग्जाम में बार बार आते हैं। अब नेक्स्ट बोला है कि समांतर क्रम में, इससे पहले वाले मॉडल पेपर में मैंने क्या करवाया था बच्चों, श्रेणी क्रम का करवाया था, अब समांतर क्रम का करवा दे रहा हूँ। इनमें से एक बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। देखो समांतर क्रम में जुड़ा क्या, अगर मैं सिस्टम बना के दिखाऊं आपके पास 3 प्रतिरोध हैं, मैं चित्र भी बना देता हूँ। ये 3 प्रतिरोध है, ठीक है, इसमें अलग धारा बह रही है, इसमें अलग धारा बह रही है। ठीक है, अलग अलग धारा बह रही है। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, इसमें I1, इसमें I2, इसमें I3। देखो समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 का तुल्य प्रतिरोध निकालना है। माना समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का संयोजन R1 R2 दो निश्चित बिंदु ए बी के बीच जुड़ा हुआ है तथा उन दोनों निश्चित बिंदुओं के बीच सेल जोड़ दिया जाता है। ये सेल है हमारा, ठीक है, आपके आंखों के सामने बना है। और इसका एक सेल एक ही बैटरी है तो कुल B होगा, है ना। माना प्रतिरोध R1 R2 R3 में क्रमशः I1 I2 I3 धारा I1 I2 I3 धाराएं प्रवाहित हो रही है। तब ओम के नियम से क्या होता है बच्चों, V बराबर I R। तो इसमें देखो, इसमें क्या है कि V फिक्स है, एक ही बैटरी है, V फिक्स है। तो देखो यहाँ से I अलग अलग है सब में, इसमें I1 I2 I3 है ना, तो I बराबर क्या होता है V/R, ये चीज़ होती है। तो इसमें क्या होगा, ओम के नियम से I1 क्या हो जाएगा V/R1, I2 क्या हो जाएगा V/R2, I3 क्या हो जाएगा V/R3। तो कुल धारा क्या होगी, परिपथ की कुल धारा I बराबर I1 + I2 + I3। ठीक है, अब I1 का मान, I2 का मान, I3 का मान उठाकर यहाँ रख देंगे। I1 का मान V/R1,
I2 का मान V/R2, I3 का मान V/R3, और यहाँ ऊपर से उभयनिष्ठ क्या है V, निकालेंगे 1/R1, 1/R2, 1/R3। ठीक है, इस I का मान क्या होता है, I का मान क्या है V/R, ये उठाकर यहाँ रख दो, रख दिया, यहाँ से भी है, यहाँ से भी कटा, भी कम भी, तो यहाँ से बचा 1/R और इधर से बचा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हमारा तुल्य प्रतिरोध हमें मिल जाएगा। ये प्रूफ करने के लिए एग्जाम में आया था। 3 प्रतिरोध को लेकर चलना होता है कम से कम, 4 बोलेगा तो 4 कर देंगे, 5 बोलेगा तो 5 कर देंगे। मोस्ट वायरल क्वेश्चन हैं, एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। न्यूमेरिकल की बात हो रही है बच्चों, मैं न्यूमेरिकल जानबूझ के नहीं कराऊंगा, 1 शॉट वीडियोस मैंने बना रखे हैं, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा रखे हैं कि पिछले 10 साल में जितने क्वेश्चन पूछे गए न्यूमेरिकल के सारे करा रखे हैं। लिंक्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। देखो, विद्युत शक्ति से क्या तात्पर्य है, तो विद्युत शक्ति क्या होता है, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा व्यय होने की जो दर होती है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं, ये विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के खर्च होने की जो दर होती है, व्यय होने की जो दर होती है, उसे विद्युत शक्ति कहते हैं, और इसे P से प्रदर्शित किया जाता है। और विद्युत शक्ति बराबर होता है ऊर्जा बट्टे समय, यानी कि P बराबर W/T। ठीक है, P बराबर VI भी होता है एक सूत्र, VI, इसे भी याद रखिएगा। और इसका मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक वाट, या तो वाट लिखो या जूल प्रति सेकंड, क्योंकि कार्य का मात्रक जूल और समय का मात्रक सेकंड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जूल प्रति सेकंड। न्यूमेरिकल है, इसमें 200 वाट का एक हीटर 250 वोल्ट के मेन से जुड़ा हुआ है। गणना कीजिए हीटर में प्रवाहित धारा, हीटर के तार का प्रतिरोध, 10 घंटे में व्यय हुई ऊर्जा। चैप्टर नंबर 12 में पूरा एक वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रखे, मैं लिंक्स पे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, 1 शॉट वीडियो है सभी के। न्यूमेरिकल जरूर देखना, बोर्ड एग्जाम में, यूपी बोर्ड एग्जाम में स्पेशली न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, 4 से 5 न्यूमेरिकल मिलेंगे बड़े बड़े नंबर्स के, तो अच्छे से करके जाना। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर पे आया है, वियोजन अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण दीजिए। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, वह, देखो इसमें अगर मैं बताऊं वियोजित क्या होता है, इस ये आप मत लिखो, मैं सिंपल भाषा मत दो। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक अपने अवयवों में टूट जाता है, 2 या 2 से ज़्यादा अवयव टूट जाता है, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया कई प्रकार की होती है, ऊष्मीय वियोजन है ना, विद्युत वियोजन, तो प्रकाशीय वियोजन, अलग अलग टाइप की होती हैं। उदाहरण के लिए ये उदाहरण ज़रूर देना है, जो मैंने बोला वो लिख दिया। ये अभिकारक है, ये हमारे क्या उत्पाद है। अभिकारक एक ही होता है, ये ध्यान रखना, उत्पाद 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। पोटेशियम क्लोराइड है, ये हमारा गर्म किया हमने, ऊष्मा दिया तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन हमें मिला, तो ये क्या है, ऊष्मा देने पर हो रहा है, तो ये ऊष्मीय वियोजन है। ठीक है, आराम से हो गया। आगे बढ़ते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम होता है CaSO4 ½ H2O होता है। ठीक है ना, और कैसे बनाते हैं, जब कैल्शियम सल्फेट, जिसे हम जिप्सम कहते हैं, ये जिप्सम का सूत्र है, इसे 373 केल्विन ताप पर जब हम गर्म करते हैं तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है और पानी के 3 अणु अलग हो जाते हैं। सिंपल सी विधि है। उपयोग क्या है इसका, यह टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने के काम में उपयोग होता है। देख रहे हैं आप, इसका उपयोग मूर्तियों, खिलौनों के निर्माण में किया जाता है और चौक बनाने के काम में भी आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संचारण क्या होता है, संचारण के 2 उपयोग बताइए। अब देख रहे हैं, ये कुछ कील लगा है मैंने, रस्टिंग हो रही है यहाँ पर, मतलब जंग लग रहा है, भूरा भूरा कलर चल गया है। धातुओं का उनकी सतह का वायु, आर्द्रता, नमी, रसायन के प्रभाव द्वारा नष्ट होना संचारण कहलाता है। नम वायु में खुला छोड़ देने पर भी अधिकांश धातुएं संचारित हो जाती हैं। तुम कोई लोहे की वस्तु लो, उसे ठंडे जगह पर रख दो जहाँ पर नमी है, जहाँ पर छाया है, तो कुछ दिन बाद देखोगे ऐसा भूरा भूरा हो जा रहा है। तो उदाहरण, लोहे पे जंग लगना, चांदी का मलिन हो जाना, चांदी पे काली काली परत पड़ जाती ना, ये सब संचारण के उदाहरण है। कॉपर का काला हो जाना है ना, ये सब। अगले प्रश्न पे आ जाओ ना, IUPAC नाम लिखना है। IUPAC नाम क्या है इसका, देखो कितने कार्बन है, 1 2 3, तो प्रोप होगा। ठीक है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O है, तो कीटोनिक ग्रुप है, नाम के बाद में क्या जुड़ता है, ओन जुड़ता है। ठीक है, तो प्रोप
प्लस ओन, तो क्या हो जाएगा प्रोपेनोन। ठीक है, इसमें आ जाओ। देखो इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 में क्या जुड़ता है प्रोप, और बी आर क्या है अनुलग्न पूर्व लग्न है ब्रोमो, तो ब्रोमो नाम से पहले जोड़ते हैं। ठीक है, ब्रोमो सारे सिंगल बॉन्ड है, तो लास्ट में क्या नाम एन जुड़ जाएगा एन, तो ब्रोमो प्रोपेन। नंबरिंग से हिसाब करोगे, यहाँ से नंबरिंग करोगे 1 2 3, क्योंकि समूह यहाँ पे नज़दीक पड़ रहा है तो नंबरिंग इधर से होगी। तो 1 पे ब्रोमो है तो 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या है, इसके 2 लाभ लिखिए। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी के नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं, मतलब परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में 12 क्षैतिज ऐसे लिखा है, 12 क्षैतिज और 8 ऊर्ध्वाधर समूह होते थे। इसके लाभ क्या है, तत्वों के गुणों के अध्ययन में सुविधा हुई, सही परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने में सहायता मिली, नए तत्वों की खोज और अनुसंधान में सहायता मिली, और अक्रिय गैसों के नए समूह में समायोजन हो सका। ये 4 आसान लाभ हमें प्राप्त हुए। कई लाभ तो हैं, कई नुकसान भी हैं, कई गलतियां भी थी, वो भी हम पढ़ चुके हैं चैप्टर्स में। कह रहे सजीवों और निर्जीव में 2 प्रमुख अंतर लिखिए। इधर मैंने सजीव लिखा है, इधर मैंने निर्जीव लिखा है। देखो जीवन काल क्या होता है, निश्चित जीवन काल का होता है। जैसे एक इंसान की बात करूँ तो 60 से 70 80 साल तक जीता है, और निर्जीव अमर है भाई, एक कुर्सी खरीद के रख दो वो भाई तुम मर भी जाओगे ना, कुर्सी वैसे ही रहने वाली है। श्वसन पाया जाता है सजीव में और निर्जीव में नहीं पाया। 2 अंतर लिखना था, सिंपल 2 अंतर लिख दिए। अगले पे आ जाते हैं, श्वसन को परिभाषित कीजिए। सांस लेना रेस्पिरेशन कहते हैं अंग्रेजी में। सभी जीवों में कोशिकीय स्तर पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के जैविक ऑक्सीकरण की क्रिया को श्वसन कहते हैं। इसमें ग्लूकोज के उपचयन, ठीक है, ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनते हैं तथा ऊर्जा एटीपी नामक अणु में संग्रहित कर ली जाती है। ये होता है श्वसन। अभिक्रिया ये देखो, ये 6H12O6 प्लस 6O2 क्या बनता है 6CO2 प्लस 6H2, और इतनी ऊर्जा हमें मुक्त होती है। तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है ना, क्योंकि उसमें ऊष्मा मुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है, एक खुले रंध्र का नामांकित चित्र बनाइए। ये खुला रंध्र है, इसका नामांकित चित्र बनाना है, एग्जाम में आता है। ये खुला रंध्र है, देखो ये क्या है बच्चों, ये हमारे द्वार कोशिकाएं हैं, ये हमारे रंध्र छिद्र हैं, ये जो है ये हरा हरा ये हरित लवक है। ठीक है, ये खुला है और ये वाला क्या है बंद है। ठीक है, एग्जाम में बनाने के लिए आता है। अगला क्वेश्चन है, पादपों में जल और भोजन का परिवहन कैसे होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल आ जाता है। तो पादपों में जो जल का वहन होता है, ठीक है, देखो जल के मूल रोम प्रदेश में स्थित मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण प्रायः परासरण दाब भिन्नता के फलस्वरूप होता है। परासरण दाब के फलस्वरूप होता है। मृदा जल मूल रोम कोशिका के उच्च परासरण दाब के कारण अर्धपारगम झिल्ली से होकर मूल रोम कोशिका में प्रवेश करता है। ये चित्र बना दोगे तो बढ़िया हो जाएगा। देखो ये मृदा के कण है, ये हमारे मूल रोम है, ठीक है, ये हमारी एप्सिका होती है, ये कॉर्टिक्स है, ये पेरिसाइकिल होता है, ये एंडोसार्मिस होता है, ये जाइलम, ये जो पार्ट है प्रोटोजाइम और मेटाजाइम, ये जो देख रहे हैं आप ये होता है फ्लोएम, और ये होता है मार्ग कोशिका। ठीक है, जहाँ से जाता है प्रवेश करता है। इसकी स्फीत कोशिका का परासरणी दाब कॉर्टेक्स की पास वाली कोशिका से कम हो जाता है और जल पास वाली बलकुट कोशिका में पहुंच जाता है। मूल रोम कोशिका का परासरणीय दाब पुनः अधिक हो जाने से यह मृदा जल को अवशोषित करके आशून्य हो जाती है और कॉर्टेक्स कोशिकाएं, ठीक है, ये जो कॉर्टेक्स कोशिकाएं होती हैं जल अवशोषित करके स्फीत हो जाती है और यह जल को एक दबाव के साथ जाइलम कोशिकाओं में धकेल देती है और इस दबाव को मूल दाब कहते हैं। पहले वाले मॉडल पेपर में मैंने मूल दाब के बारे में डिटेल में बताया भी था। जड़ों द्वारा इस प्रकार जल के अवशोषण को सक्रिय अवशोषण कहते हैं। इससे ऊर्जा खर्च होती है। ठीक है, तो जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम करता है। और भोज्य पदार्थों का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम करता है। फ्लोएम द्वारा भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण। देखो पौधे की हरी पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन फ्लोएम द्वारा तने और जड़ तक पहुंचाया जाता है और जल में विलीय खाद्य पदार्थों के इस वहन को स्थानांतरण कहते हैं।
फ्लोएम की चालनी कोशिकाएं एक के ऊपर एक जुड़कर लंबे नली सी बनाती हैं। इनके जुड़ने के स्थान पर छिद्र होते हैं। इन छिद्र रचनाओं को चालनी प्लेट या सीव प्लेट कहते हैं। शर्करा आदि खाद्य पदार्थ इन्हीं चालनी प्लेटों से होकर गुजरते हैं। फ्लोएम अमीनो अम्लों अन्य खाद्य पदार्थों का संवहन भी करते हैं। इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये होता है फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण। अगला क्वेश्चन है, कह रहे मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। मादा मतलब फीमेल, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये मादा जनन तंत्र है, ये योनि है, ठीक है। ये आपकी ग्रीवा होती है, ये आपका अंडाशय है, ये आपका गर्भाशय है, ठीक है। और ये आपकी अंडवाहिनी होती है। इस चित्र को आपको बनाना है, सिंपल सा चित्र है, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा बहुत लिख देना है। जैसे मेन पार्ट है, जैसे क्या क्या होते हैं। ये आपके 2 अंडाशय होते हैं, अंडवाहिनिकाएँ होती हैं, गर्भाशय होता है, योनि होता है और बगोष्ठ होता है, जिसे वुल्वा कहते हैं। प्राथमिक जनन अंग एक जोड़ा अंडाशय यह मादा जनन तंत्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होता है, जो मादा युग्मक का निर्माण करता है। और एक जोड़ी अंडाशय वृक्क के नीचे उदर गुहा में पृष्ठतल पर चिपके रहते हैं। प्रत्येक अंडाशय अंडाकार संरचना है। इससे मादा हार्मोन का भी निर्माण होता है। एक स्त्री में जन्म के समय से ही हजारों अपरिपक्व अंडकोश होती हैं और स्त्री में प्रति माह केवल एक अंडकोशिका परिपक्व होती है ना। 28 दिन में जो माह होता है उनका। अंडवाहिनी प्रत्येक अंडाशय के पास एक एक अंडवाहिनी पाई जाती है। इसका मुख एक कीप के आकार का होता है और अंडवाहिनी का कार्य अंडोत्सर्ग में अंडाशय से मुक्त हुई अंड कोशिकाओं को गर्भाशय तक ले जाना होता है। गर्भाशय क्या होता है? यूट्रस। दोनों ओर की अंडवाहिनी के बीच एक जुड़कर एक लचीली पेशीय थैलीनुमा नाशपाती के आकार की संरचना गर्भाशय होती है, ठीक है। गर्भाशय में ही भ्रूण का रोपण तथा इसका विकास होता है। फिर ये देख रहे हैं, ये योनि है। गर्भाशय एक पेशीय नलिकाकार संरचना योनि द्वारा शरीर से बाहर खुलता है और खुलने वाला स्थान योनि बगोष्ठ कहलाता है। तो इसका आपको बनाना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मोस्ट वायरल क्वेश्चन जो है ये, गुणसूत्र किसे कहते हैं? मानव में लिंग निर्धारण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। देखो, गुणसूत्र क्या होता है? मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। पुरुष और महिला में 22 जोड़े गुणसूत्र सेम होते हैं, 1 जोड़े गुणसूत्र का फर्क होता है, ठीक है। अंतर अवस्था केंद्रक का क्रोमेटिन जालक कोशिका के विभाजन के समय संघनन के द्वारा धागों के समान रचना बनाता है। इन रचनाओं को ही गुणसूत्र कहते हैं, ठीक है। मानव में लिंग निर्धारण, मैंने अभी जो बोला, मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें से 22 जोड़े गुणसूत्र समान होते हैं। पुरुष और महिला में 1 जोड़े गुणसूत्र का फर्क होता है। और मादा औरतों के पास XX होता है और पुरुष के पास XY। जब इनका X और हमारा X मिलता है तो क्या बनाता है? लड़की। और जब इनका X और हमारा Y मिलता है तो क्या बनाता है? लड़का, ठीक है। सिंपल सी लॉजिक है। ये एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट वायरल, अपशिष्ट उत्पाद क्या है? इनके निम्नीकरण के विविध उपायों का उल्लेख कीजिए। अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं? जैसे खाद्य कचरा, फलों सब्जियों के छिलके, बचा हुआ बासी खाना, वे सभी सामान जो उपयोग में लेने के लायक नहीं है, कचरा या फिर अपशिष्ट कहलाता है, ठीक है। ठोस अपशिष्ट में खाद्य कचरे के साथ साथ अन्य अपशिष्ट जैसे कांच का टूटा सामान, मिट्टी के टूटे खिलौने, फर्नीचर, अपशिष्ट चमड़ा, कागज, पुराने कपड़े, प्लास्टिक, पॉलीथीन, धातु भवन, निर्माण सामग्री, ये सभी सम्मिलित होते हैं। अपशिष्ट निम्नीकरण हम कैसे कर सकते हैं? देखो, घरेलू स्तर पर ही कचरे को जैव निम्नीकरण व अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट के रूप में अलग अलग करना चाहिए, मिक्स नहीं करना चाहिए। जैव निम्नीकरण जो, जैसे कि अगर कोई खाना, सड़ा हुआ खाना है या कोई भी सब्जी है, वो खत्म हो जाती है कुछ टाइम बाद, लेकिन प्लास्टिक वगैरह ये सब नहीं होता ना, तो अलग अलग रखना चाहिए। जैव निम्नीकरण अपशिष्ट से कंपोस्ट खाद का निर्माण कर सकते हैं। इसी प्रकार के कचरे का बायोगैस निर्माण भी प्रयोग कर सकते हैं। खाद्य का प्रयोग सामूहिक स्तर पर अधिक से अधिक वृक्षारोपण हेतु करना चाहिए। और जैव निम्नीकरण अपशिष्ट का कंपोस्ट निर्माण में प्रयोग करने से न केवल कंपोस्ट की प्राप्ति होगी, वरन कचरा खुले में नहीं पड़ा रहेगा। इससे अनेक रोगों से बचाव किया जा सकता है।
तो ये सारे फायदे हम यहाँ से ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि दिष्ट धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा में क्या अंतर है, विद्युत मोटर की रचना, सिद्धांत, कार्यविधि का वर्णन कीजिए। ठीक है, 7-8 नंबर का क्वेश्चन है। दिष्ट धारा क्या होता है? डायरेक्ट करंट कहा जाता है अंग्रेजी में। दिष्ट धारा वह वैद्युत धारा है जिसका परिमाण नियत रहता है और परिपथ के किसी बिंदु में एक ही दिशा में प्रवाहित होती है और प्राथमिक तथा संचायक सेलों द्वारा प्राप्त धारा दिष्ट धारा होती है। ठीक है, हमेशा मान सेम रहता है, दिशा सेम रहती है। और प्रत्यावर्ती धारा, हमारे घरों में जो करंट आता है ना, वो प्रत्यावर्ती होती है, अल्टरनेटिव करंट होती है। प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जिसका परिमाण आवर्त रूप से बदलता रहता है, वह दिशा बार बार उत्क्रमित होती है ना, ऐसे ऐसे चलती है। और इसमें क्या होता है, ये ऐसे चलेगी सीधी। यदि प्रत्यावर्ती धारा के परिमाण व समय के बीच ग्राफ खींचें तो एक ज्या, जैसे ये मैंने बना के दिखाया, के रूप में आता है। घरों तथा उद्योगों में प्रयुक्त विधि द्वारा प्रत्यावर्ती धारा ही होती है। अब आता है विद्युत मोटर क्या होता है। विद्युत मोटर या फिर विद्युत चलिए, इसमें से एक क्वेश्चन बड़े नंबर में आएगा ही आएगा, पक्का आएगा 100%। विद्युत मोटर द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना चाहता है, यह होता है विद्युत मोटर। सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार निर्धारित की जाती है। यह बल युग्म कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में लगातार घुमाने रखता है। रचना, विद्युत मोटर की रचना करनी, इसके 3 मुख्य भाग होता है। एक तो क्षेत्र चुंबक, एक होता है आर्मेचर और दूसरा होता है विभक्त वलय और ब्रश। ये रचना है उसकी, ये क्षेत्र चुंबक है, ये विभक्त वलय है, ठीक है, ये बैटरी है, ये ब्रश है। ठीक है, ये चित्र बनाना आपको आना चाहिए। क्षेत्र चुंबक क्या होता है? ये एक शक्तिशाली चुंबक होता है ये, ठीक है, जिसमें ध्रुव खंड N व S होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ठीक है, फिर हमारा आर्मेचर लगा होता है। यह तांबे के तार के कई फेरों वाली एक कुंडली ABCD होती है, ये आर्मेचर है। ठीक है, जो कि चुंबक के ध्रुव खंड NS के बीच घूमने के लिए स्वतंत्र होता है। इसके बीच में देखो रखा जाता है, घूमने के लिए स्वतंत्र होता है। फिर विभक्त वलय लगा होता है यहाँ पर, ये विभक्त वलय है। ये क्या होता है? यह पीतल का एक छल्ला होता है जो 2 बराबर भागों में विभाजित होता है, इधर इतना और इधर इतना। ठीक है, कुंडली एक सिरा वलय के भाग के से और दूसरा सिरा दूसरे भाग से जुड़ा होता है। इन भागों को पृथक पृथक 2 कार्बन के ब्रश स्पर्श करते हैं। यहाँ पर ये जो ब्रश है ना, उनको ये स्पर्श करता है। ठीक है, इन ब्रशों का संबंध एक बैटरी से भी होता है, इस बैटरी से होता है। एक ब्रश से वैद्युत धारा कुंडली में प्रवेश करती है और दूसरे ब्रश से बाहर निकलती रहती है। एक से यहाँ पर आएगी और दूसरे से बाहर निकल जाएगी। अब इसकी कार्यविधि समझो। कार्यविधि बेस्ट तरीका क्या है? कार्यविधि आप एक बार पढ़ो और चित्र को देखते रहो। देखो कार्यविधि क्या होता है, जब बैटरी से कुंडली में, ये जो बैटरी है ना, कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी। ठीक है, इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार कुंडली की भुजा AB, ये जो भुजा AB है ना, एक बल लगेगा जो नीचे की ओर भुजा CD ऊपर बल लगाने की ओर कार्य करने लगता है। ये बल ऊपर जाएगी तो वो नीचे आएगी, है ना, ऐसा चलता है। इन दोनों बलों से, ठीक है, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, तो इसमें एक बल युग्म बन जाता है, ऊपर नीचे करते करते। एक बल युग्म के कारण कुंडली वामाव्रत दिशा में घूमने लगती है। एक कुंडली यूं घूमने लगेगी इस बल के कारण, यूं, फिर ऊपर आएगी, फिर नीचे जाएगी। कुंडली के साथ उसके सिरों पर लगे विभक्त वलय के भाग, ये कुंडली घूम रही है और इसके साथ साथ ये विभक्त वलय लगे, ये भी घूमेंगे, भाग पे घूमते हैं। परंतु बैटरी का धन ध्रुव सदैव बाएं ब्रश से कुंडली से जुड़ा रहता है। ये जो धन ध्रुव है इससे जुड़ा रहता है, और ऋण ध्रुव, और इसका जो ऋण ध्रुव है बाएं से दाएं ब्रश से जुड़ा रहता है। अतः कुंडली उसी दिशा में घूमती रहती है। ठीक है, और इस तरीके से हम इसका कार्य देख समझ सकते हैं। उपयोग क्या है? वैद्युत मोटर का उपयोग विद्युत ऊर्जा के यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण में होता है और इसके द्वारा बिजली के पंखे, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर आदि हम चला सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट वायरल क्वेश्चन है, जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार आएंगे और इस बार आने के पूरे चांसेस हैं। अगला क्वेश्चन मैंने बोला था बच्चों, या तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियमानुसार या फ्लेमिंग के बाएं हाथ, आएगा ही आएगा पक्का। अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल का मान
किन किन बातों पर निर्भर करता है? यदि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर लंबवत हो तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो फ्लेमिंग के बायां हाथ का नियमानुसार, ये फ्लेमिंग का बायां हाथ मेरा बायां हाथ है। फ्लेमिंग के बायां हाथ के अनुसार हाथ की 3 उंगली, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। तो हाथ उंगली बल की दिशा को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को और बीच वाला उंगली विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। सिंपल। यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास के वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीन एक दूसरे के लंबवत रहें, तब पहली वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला वो बेस्ट है, वो लिख देना और ये चित्र बना देना, ठीक है। फिर क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल निम्न चीजों पर निर्भर करता है। वो विद्युत धारा के समानुपाती होता है, यानी कि F समानुपाती I। जैसे जैसे धारा बढ़ेगी बल भी उसी हिसाब से बढ़ेगा। चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है, जैसे जैसे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा बल भी बढ़ेगा। और लंबाई के भी समानुपाती है, जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी बल का मान भी बढ़ेगा, यानी कि IBL। I के समानुपाती होता है विद्युत धारा के समानुपाती, चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती और लंबाई के समानुपाती। 3 समीकरण मान लो इनको, तीनों समीकरणों को एक साथ लिखोगे तो F समानुपाती हो जाएगा IBL, ठीक है। IBL तो I देखो इसको हटा दोगे, F समानुपाती IBL साइन थीटा हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। ये डेरिवेशन है। देखो यदि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर हो, तो ये तो सूत्र बना F बराबर IBL साइन थीटा होता है। समांतर हो तो बल शून्य होता है, क्योंकि समांतर होने पे थीटा होगा 0, ठीक है। थीटा क्या होगा 0, और साइन 0 का मान क्या होता है 0। यहाँ थीटा की जगह पे 0 रखोगे, साइन 0 हो जाएगा, 0 गुणा समथिंग 0। समांतर की स्थिति में बल का मान शून्य होता है। और अगर लंबवत हो तो बल अधिकतम होता है, ठीक है। लंबवत हो यानी कि 90 डिग्री हो तो साइन 90 का मान क्या होता है 1। यहाँ पर रख दोगे F बराबर BIL गुणा 1, तो F बराबर क्या हो जाएगा BIL। और इस केस में 90 डिग्री केस में ये अधिकतम मान होता है, न्यूनतम मान 0 होता है इसका समांतर की स्थिति में। अगला प्रश्न है, मोस्ट वायरल क्वेश्चन है बच्चों। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त जिसमें एकल बंध पाए जाते हैं वे हाइड्रोकार्बन जिनके सामान्य सूत्र CnH2n+2 कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं केवल एकल बंध द्वारा संतुष्ट होती है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इन यौगिकों को एल्केन कहते हैं और इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है और ये एक सजातीय श्रेणी के सदस्य होते हैं। उदाहरण के तौर पर CH4, C2H6, इनके बीच का जो अंतर है वो CH2। इसके बाद क्या हो जाएगा, अगला पद अगर लिखना चाहें तो C3H8 होगा। तो इन सभी के बीच में CH2 का अंतर होता है और इसे हम सजातीय श्रेणी भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से हो गया। अगला पार्ट बताना है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एकल संयोजक बंध द्वारा संतृप्त नहीं होती हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। यानी कि इसमें द्विबंध और त्रिबंध पाए जाते हैं। इसमें द्विबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन कहलाते हैं और इनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। उदाहरण के तौर पर ये एथिलीन। और त्रिबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो एल्काइन कहलाते हैं और इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। उदाहरण के तौर पर एथाइन। ठीक, अगले प्रश्न पे आ जाइए। दहन क्या होता है और संकलन अभिक्रिया क्या होती है, हर साल पूछा जाता है। दहन अभिक्रिया अंग्रेजी में कहते हैं कंबंशन रिएक्शन। किसी पदार्थ का ऑक्सीजन तथा वायु की अधिकता में जलना दहन कहलाता है। दहन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है और ऊष्मा तथा प्रकाश के रूप में ऊर्जा मुक्त करती है। उदाहरण, ये हमारा मीथेन है, ये मैंने जलाने के लिए O2 लिया तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, पानी बनेगा और ऊष्मा निकलेगी। ठीक है, देखो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के दहन से सामान्यतः स्वच्छ नीली ज्वाला निकलती है, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के दहन से अत्यधिक काले धुएं निकलते हैं। काले धुएं, पीली ज्वाला निकलती है अगर असंतृप्त होगा तो। संकलन अभिक्रिया, संकलन अभिक्रिया क्या होता है, एडिशन रिएक्शन। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन के योग द्वारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलना संकलन अभिक्रिया कहलाती है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन के योग द्वारा जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनता है ना बच्चों, संकलन अभिक्रिया कहलाती है।
ठीक है, जैसे ये देखो, ये एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इस पर मैंने हाइड्रोजन मिला निकल की उपस्थिति में, तो ये क्या बन गया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये क्या है, एथेन है, C2H6। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, संकलन अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है। हमारा उत्प्रेरक यहाँ क्या है, निकल है। यह अभिक्रिया हाइड्रोजनीकरण भी कहलाती है। इसका उपयोग खाद्य वनस्पति तेल और वनस्पति घी बनाने में भी किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन है। मिशेल क्या होता है, साबुन में बनता है मिशेल। साबुन को जल में घोलने पर RCOO नेगेटिव और Na पॉजिटिव या फिर K पॉजिटिव, क्योंकि सोडियम या पोटेशियम के लवण से बनता है, आपको पता है, ये आयनित हो जाता है और RCOO नेगेटिव के दो भाग होते हैं, एक अध्रुवीय भाग, एक ध्रुवीय भाग। अध्रुवीय भाग में इसमें एल्किल समूह, एक लंबी श्रृंखला वाला समूह होता है। देखो, ये इसका अध्रुवीय भाग है और ये इसका ध्रुवीय भाग है मिशेल का। ठीक है, देखो, जब साबुन को जल में घोला जाता है तो RCOO नेगेटिव समूह कोलाइडी कणों के रूप में एकत्रित हो जाते हैं, जिसमें ऋणावेशित कार्बोक्सिलेट आयन जल के संपर्क में रहते हैं। ठीक है, ये जल के संपर्क में रहते हैं और अध्रुवीय एल्किल समूह जल से दूर रहते हैं, ये जल से दूर रहता है। इस प्रकार के कणों को मिशेल कहते हैं। ये मिशेल कहलाता है। जब गंदे कपड़ों को इसमें डुबोया जाता है तो धूल मिट्टी के कण, तेल आदि मिशेल में चले जाते हैं। कहाँ चला जाता है, ये मिशेल में चला जाता है और जल के साथ बह जाते हैं और कपड़े साफ हो जाते हैं। ये इसका प्रक्रिया होता है। सिंपल शब्दों में मैंने लिखा दिया है। ठीक है, इसकी PDF चाहिए तो वीडियो को शेयर करना होगा, लाइक करना होगा, कमेंट करना होगा और फिर मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करना। इसका PDF भी मिल जाएगा, ये भी, और इसके साथ और भी मेरे पास ढेर सारे PDF है साइंस के, चैप्टर वाइज भी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे दिया जाएगा। बस वीडियो को लाइक शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना होगा। ठीक है, निम्नलिखित का रासायनिक समीकरण लिखिए। रासायनिक समीकरण क्या है, एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है। ये मेरा एथेनॉल है, C2H5OH, सोडियम Na अभिक्रिया करके क्या देगा, C2H5ONa और H2 अलग हो जाएगा। जब भी कोई समीकरण लिखोगे वो संतुलित जरूर होनी चाहिए। नेक्स्ट, एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। ये मेरा एथेनोइक अम्ल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये है। अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, CH3CONa और पानी अल बनाएगा। इन रिएक्शंस को लिख लिख के याद करना। एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करता है। ये मेरा एथेनोइक अम्ल है, ये मेरा सोडियम कार्बोनेट है। अभिक्रिया करके CH3CONO बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और पानी बनाएगा। एथेनोइक अम्ल के दो उपयोग भी लिखने हैं। उपयोग क्या है, एसीटोन और एस्टर बनाने में, जिसका उपयोग होता है इत्र बनाने में, डाइज बनाने में, प्लास्टिक और औषधियाँ बनाने में भी होता है। फिर कृत्रिम सिरका बनाने में, इसे अचार में परिरक्षक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है ताकि अचार सड़े नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। अम्ल व क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो अम्ल व क्षारक की क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। मैंने बताया था स्टार्टिंग में। विलयन में अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण। ये मेरा क्षार है, ये मेरा अम्ल है। ये प्रबल क्षार होता है और ये प्रबल अम्ल होता है, HCl, पता है आपको। ये लवण बना रहा है, NaCl, नमक, और ये पानी। तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगले वायरल क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। कह रहे पर्यावरण को परिभाषित कीजिए। एक अच्छे पर्यावरण हेतु प्राकृतिक संसाधनों के समुचित संरक्षण, उचित उपयोग की चर्चा भी कीजिए। तो पर्यावरण क्या होता है, किसी पादप प्राणी या उसके समुदाय के चारों ओर पाया जाने वाला वह सब जो जीव के जीवन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है, पर्यावरण या वातावरण कहलाता है। इसके अंतर्गत जैविक और अजैविक घटक दोनों चीजें आते हैं। अच्छे पर्यावरण हेतु प्राकृतिक संसाधनों का समुचित संरक्षण और उचित उपयोग। संसाधन वे होते हैं जो उपयोगी हों या फिर मनुष्य को अपने जरूरतों की पूर्ति करने के लिए उपयोगी बनाए जा सकते हैं, वो संसाधन कहलाते हैं। ऐसे संसाधन जो उपयोग करने के लिए प्रकृति से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, जिसमें वायु है, पानी है, मिट्टी है, भूमि है, जैव विविधता, खनिज, जीवाश्मी ईंधन, ये सब आपके प्राकृतिक संसाधन हैं और ये सब हमें पर्यावरण से ही मिलता है। हमें संसाधनों को सावधानीपूर्वक उपयोग की आवश्यकता है क्योंकि यह संसाधन असीमित नहीं है। जैविक संसाधन
लिमिट में होता है, नियमित मात्रा में, एक टाइम के बाद खत्म हो जाएंगे। जनसंख्या में वृद्धि के कारण सभी संसाधनों की मांग में कई गुना तेजी से बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, इसी वजह से इसका सावधानीपूर्वक उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा की परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो परंपरागत स्रोत क्या है? देखो, परंपरागत स्रोत में आ जाते हैं जीवाश्म ईंधन, तापीय विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र, बायोगैस, पवन ऊर्जा। ठीक है, जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं? वनस्पति अवशेष समय बीतने के साथ साथ उच्च ताप दाब की स्थिति में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईंधन के रूप में बदल गए। जैसे ये जो डीजल पेट्रोल है ना, ये कैसे बना? पेड़ पौधे कई हजारों साल पूर्व नीचे दब गए थे और इनकी अनुपस्थिति में वो केमिकल के रूप में परिवर्तित हो गए, जो बाद में परिवर्तित होकर जीवाश्म ईंधन बन गए। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है? जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। तापीय विद्युत संयंत्र क्या होता है? इन विद्युत संयंत्रों में ईंधन का दहन करके ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है और इस ऊष्मीय ऊर्जा से जल को उबालकर भाप बनाई जाती है और ये भाप टरबाइन को घुमाकर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है। ये चीज़ मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, खटीमा में हमारे इधर। आपने कभी देखा है कि नहीं, आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट आता है जल विद्युत संयंत्र। इनमें बहते हुए जल की गतिज ऊर्जा का उपयोग टरबाइन को घुमाने में किया जाता है। पानी गिर रहा है और उसके लिए टरबाइन लगा दी और पानी टरबाइन ऐसे घूमता है और फिर उससे बिजली बनती है। इस प्रकार जल की गतिज ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा के रूप में होता है और जल विद्युत ऊर्जा का नवीकरण ऊर्जा स्रोत है। बायोगैस, जब गोबर, फसल अवशिष्ट, सब्जियों के अपशिष्ट, वाहित मल ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होते हैं तो बायोगैस प्राप्त होती है। इसे गोबर गैस भी कहते हैं। ठीक, अगले प्रश्न पे आ जाओ। गैर परंपरागत स्रोत में क्या है? जैसे सौर ऊर्जा। पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य से प्राप्त ऊर्जा है, जिसे सौर ऊर्जा भी कहते हैं। सूर्य के भीतरी भाग में नाभिकीय संलयन के कारण लगातार विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती रहती है। ठीक है ना, इसका हम उपयोग कर सकते हैं जैसे ये सोलर पैनल लगाकर। नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होता है। समुद्रों से ऊर्जा, तो इसमें कई तरह की ऊर्जा हो सकती है। ज्वारीय ऊर्जा है, सागरीय ताप ऊर्जा है, सागरीय लहरों की ऊर्जा है। तो ये सब क्या है? हमारे गैर परंपरागत स्रोत हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद जरूर आएगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट वायरल क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और इसी तरह के क्वेश्चन डेली अपलोड हो रहे हैं। चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए क्या करना है मैंने बता ही दिया है। ठीक है, जय हिंद, अपना ख्याल रखें और डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक कर लें।